200 साल पुरानी जीत के जश्न में जल उठा महाराष्ट्र। ठाणे में बीच सड़क पर बस कर दी गई पंक्चर। पुणे में बस पर टूटा कहर। मालवानी में सड़क पर फेंका दुकानों का सामान। औरंगाबाद में पुलिस पर बरसाए पत्थर। नागपुर में सड़क पर संग्राम। टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन। चेंबूर में दुकानों पर चढ़ा ताला। मुंबई में स्कूल भी रहे बंद। दहिसर में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। हंगामे ने थामी लोकल की रफ्तार। एल्फिंस्टन रोड पर रेलवे ट्रैक पर नारेबाजी। मुंबई में मेट्रो स्टेशन पर भी बवाल। असल्फा स्टेशन पर हंगामा। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर भी ट्रैफिक ठप। हंगामा जोरदार। कौन है महाराष्ट्र का गुनहगार? तो नेशन न्यूज में सवाल यही कि एक चिंगारी कैसे भड़कती है और पूरा महाराष्ट्र सुलग उठता है, कहीं ये साजिश तो नहीं? सवाल ये कि आखिर 1 जनवरी को ऐसा क्या हो जाता है कि महाराष्ट्र में महाभारत मचा रहता है? तो आइए आपको बताते हैं 1 जनवरी को हुआ क्या था। दरअसल 200 साल पहले पेशवा की फौज पर महारों की जीत का जश्न मनाने दलितों का एक समूह भीमा कोरेगांव जा रहा था। ये एक पुरानी परंपरा है। 1 जनवरी 1818 को कोरेगांव भीमा की लड़ाई में अंग्रेजों की फौज ने पेशवा को शिकस्त दी थी और अंग्रेजों का साथ दिया था दलित समुदाय के लोगों ने, और वो इसे शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन इस बीच वड़ू बुद्रक इलाके में छत्रपति संभाजी महाराज के दर्शन के लिए जा रहा दूसरा गुट रास्ते में आ जाता है। बताया जा रहा है कि यहाँ कहासुनी होती है दोनों गुटों के बीच में, जो बढ़कर हिंसा में तब्दील हो जाती है। हिंसा में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद यह हंगामा बढ़ता चला गया, ये रिपोर्ट आती है। उसके बाद राजनीति शुरू हो गई। आपको बता दें कि हिंसा में एक युवक की मौत के बाद दोनों ओर से नेताओं की तरफ से बयान आने लगते हैं। कुछ संगठन कोरा गांव भीमा में शौर्य दिवस मनाने का विरोध, हालांकि ये भी खबरें आई हैं कि पहले से करते रहे हैं, लेकिन दलितों के लिए काफी अहम है। और ये उस वक्त ज्यादा अहम हो गया था जब कोरेगांव में बने जय स्तंभ पर 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद गए थे, और तभी से इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन सवाल ये कि उस आपस में दो गुटों की हिंसा के बाद जो सियासी बयान आए, जो बंद का आह्वान हुआ, नतीजा ये हुआ कि किस तरह से ये कोरेगांव भीमा की जो आग थी वो मुंबई के अलग अलग इलाकों में, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में फैलती चली गई। दरअसल ये जीत दलित समुदाय की पेशवाओं के खिलाफ थी और इस जीत को हासिल करने के लिए उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। इतिहासकार ये बताते हैं कि महार समुदाय के कुछ लोगों ने दलित उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और वो ऐसा समझते थे कि पेशवा द्वितीय के काल में वो काफ़ी उपेक्षित हुए थे, और इसी वजह से जब अंग्रेज़ों ने पेशवाओं पर चढ़ाई की तो इन महार समुदाय के लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया और महज 500 महार सैनिकों ने पेशवा के 28,000 सैनिकों का मुकाबला किया था, उन्हें परास्त किया था, और जिसके बाद ये जीत जो है हासिल की थी। और उसी जीत का जश्न मनाने लोग यहाँ पर हर साल इकट्ठा होते हैं, लेकिन चूंकि अब के साल ये 200वां वर्षगांठ था, इसी वजह से लोगों की तादाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थी। दलित समुदाय इसे पेशवाओं से खुद के उत्पीड़न से निजात के तौर पर देखता है, और इसी वजह से यहाँ पर उस शौर्य दिवस को याद करने के लिए लोग भारी संख्या में इकट्ठा होते हैं। और इस संख्या को दरअसल दलित समुदाय के एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा था। संभव है कि ये शक्ति प्रदर्शन कुछ समुदाय विशेष के लोगों को पसंद नहीं आया और तब जाकर ये हिंसा भड़की। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, पुणे। पर जरा सोच के देखिएगा, क्या ये सिर्फ एक दिन की घटना का नतीजा था? क्या वाकई जातीय हिंसा की जो आग महाराष्ट्र में लगी है वो इतनी सीधी हो सकती है, या फिर इसके पीछे कोई साजिश है और इसका एक सियासी पहलू भी है? इसका क्या सियासी मतलब है, इसके क्या मायने हैं, देखिए इसी पर हमारी ये विस्तृत रिपोर्ट। दो 200 साल पुराने युद्ध पर आग क्यों भड़क उठी? कोरेगांव भीमा के बहाने महाराष्ट्र क्यों जल उठा? आग की इन लपटों और गाड़ियों के बिखरे शीशे के पीछे का सबसे बड़ा सवाल यही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इसमें साजिश नजर आती है और उसकी वजह है ये तस्वीरें। 31 दिसंबर 2017 को पुणे के कोरेगांव भीमा में शौर्य दिवस मनाया गया। जय स्तंभ पर श्रद्धांजलि देने के लिए दलित समाज की बड़ी हस्तियां मौजूद थीं, लेकिन सवाल उठे जिग्नेश और उमर के बयान पर।
जो मुझसे प्रेरित हुए हैं, ये आने वाले दिनों में होने वाले उन सभी को ये बात साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि मैं साफ तौर पे ये मानता हूं कि यदि इस देश में कभी क्रांति होनी है तो असेंबली या पार्लियामेंट में नहीं होगी, सड़कों की लड़ाई के चलते होगी, जन आंदोलन के चलते होगी। 200 साल बाद भीमा कोरेगांव के हम यहाँ शामिल हैं, तो हम सिर्फ उन शहीदों को याद नहीं कर रहे जो उस पेशवाई के खिलाफ लड़े थे, हम उन शहीदों को भी याद कर रहे हैं जो इस नौ पेशवाई के खिलाफ लड़े हैं। हम अबोलकर, पंसारे, कलबुर्गी, गौरी लंकेश, साथी रोहित वेमुला, अखलाक, पहलू खान, हम उन तमाम लोगों के हत्या का जवाब मांगने आए हैं। 31 दिसंबर का ये कार्यक्रम तो खत्म हो गया, लेकिन इसके अगले दिन जो कुछ हुआ उससे महाराष्ट्र में हड़कंप मच गया। अब जिग्नेश और उमर के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है तो सियासत की गलियों में रार भी छिड़ी है। महाराष्ट्र में दलित और मराठा एक रहना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। जरूरत है उनको महाराष्ट्र में आकर इस प्रकार से दंगा भड़काने वाले भाषण देने की। आप अब तक देश के नेता नहीं बने हैं कि लोग वहां जा रहे थे, शामिल होने जा रहे थे, उस समय हमला बोल करके और हत्या हो जाना, तो इसमें किसकी साजिश मानी जाएगी? वैसे महाराष्ट्र में दलित और मराठा पॉलिटिक्स की जड़ें बेहद गहरी हैं। महाराष्ट्र में 10.5% दलित आबादी है, जबकि मराठा आबादी 33% है। विदर्भ में सबसे ज्यादा 23% दलित हैं। हर विधानसभा में औसतन 15,000 दलित मतदाता हैं। लोकसभा की 15 सीटों पर दलित वोटर हार जीत तय करने का दमखम रखता है, जबकि सूबे में 1960 से अब तक 18 में से 10 मुख्यमंत्री मराठा समुदाय से रहे हैं। राजनीति के तराजू में वोट बैंक की हैसियत जरूर तौली जाती है, लेकिन समाज का यूं बट जाना ना महाराष्ट्र के लिए अच्छा होगा, ना देश के लिए, और ना ही उन हुक्मरानों के लिए जो इस बहाने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो 21वीं सदी में भी 200 साल पुरानी जात पात जस की तस चली आ रही है या सियासतदान इसे खत्म होने नहीं दे रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं योगी राज में मदरसों पर निगरानी की तैयारी की। अपने ताज़ा फैसले में अब योगी सरकार ने मदरसों में मिलने वाली छुट्टियां कम कर दी हैं। पहले मुहर्रम जैसे त्योहारों पर मदरसों में अपने विवेक से 10 दिन की छुट्टी आप दे सकते थे, ये अलग से प्रावधान था, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है। तो वहीं रमजान और ईद की जो छुट्टियां थी, पहले 46 होती थी, उन्हें घटाकर 42 कर दिया गया है। हाँ, अब मदरसों में दशहरा, दिवाली और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों पर छुट्टी रहेगी। अल्पसंख्यक मदरसों पर नज़र इसलिए रखी जा रही है कि उनकी शिक्षा रोजगार परक बने, उनकी शिक्षा ऐसी बने जिससे वो डॉक्टर, इंजीनियर बन सकें, इसलिए उनको पूरी तरह से तरजीह दी जा रही है। तो मदरसों पर लगाम लगाना असली मंशा है या फिर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना? किसी को इसमें राजनीतिक की बू भी आ रही है। बहरहाल योगी सरकार के फरमान पर क्या मदरसों में पढ़ने वाले टीचर्स की राय है, ये आपको भी दिखाएंगे, लेकिन छुट्टियों का जो गुणा गणित है वो समझा देते हैं, आपको वाजिब लगे। देखिए जरा, कैलेंडर में दर्ज कुल छुट्टी पहले 80 होती थी, जिसे 1 बढ़ा दिया गया है, 81 कर दिया गया है। स्पेशल प्रोविजन यानी आप मर्जी से जो छुट्टियां ले सकते थे वो 10 थे, लेकिन उन्हें घटाकर 4 कर दिया गया है। इमरजेंसी की छुट्टियां 14 की जगह 14 ही रही हैं। रमजान समेत ईद की जो छुट्टी थी वो 46 थी, जिन्हें घटाकर अब 42 कर दिया गया है। मुहर्रम जो छुट्टी थी 3, उन्हें 3 का 3 ही रहने दिया गया है। हालांकि अब आपको बकरीद पे पहले 5 छुट्टी मिलती थी, अब 5 ही रहेंगी। बाकी त्योहार, सिर्फ होली पर छुट्टी होती थी, लेकिन अब होली, बुद्ध पूर्णिमा, रक्षाबंधन, महानवमी, दशहरा, दीपावली, क्रिसमस जैसे त्योहारों पर भी आपको छुट्टी देनी होगी मदरसों में। अंबेडकर जयंती, गांधी जयंती के अलावा कोई छुट्टी नहीं होती थी मदरसों में। अब अंबेडकर जयंती, गांधी जयंती के अलावा महावीर जयंती पर भी छुट्टी देनी होगी। हालांकि छुट्टियों की संख्या में कमी आई है, लेकिन किन मौकों पर छुट्टी देनी होगी उसमें काफी लोगों को सियासत या धर्म विशेष की बू आ रही है। बच्चों के हित में तो अच्छा ही है, बच्चों के हित में अच्छा है, बच्चों की मुस्तकबिल इससे बनेगी और बच्चे कलाई बन जाएगा इससे। जो पढ़ाने वाले जो लोग पढ़ाते हैं उनके भी कुछ ज़रूरती है, उनकी ज़रूरत है, उनके काम होते हैं, तो वो इस मौके पे अपना काम घर का भी कर लेते हैं, ये पढ़ाई भी कर लेते हैं, पढ़ाई हो जाती है। देखो, बच्चे को तो जितना पढ़ाया जाए उतना ही बेहतर। ज़्यादा छुट्टी मिलने से बच्चा पढ़ाई को कुछ भूल जा, उसका नुकसान ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं, क्या अब कांग्रेस को मंदिर में कामयाबी का फॉर्मूला नजर आ रहा है? क्या मंदिर में वोट नजर आ रहा है? दरअसल मंदिर पॉलिटिक्स में कांग्रेस को राजस्थान में अपनी जीत नजर आ रही है, और ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जानकारी मिली है कि गुजरात की तर्ज पर अब राजस्थान में भी कांग्रेस
मंदिर दर्शन की रणनीति बनाकर वोट बैंक साधने की कोशिश कर रही है। यानी राजस्थान चुनाव से पहले मंदिरों की पूरी लिस्ट कांग्रेस ने मांगी है। माथे पर तिलक और हाथ जोड़े शीश नवाते राहुल गांधी। कांग्रेस को अब शायद इन तस्वीरों में चुनावी जीत का फॉर्मूला दिखने लगा है। गुजरात में राहुल मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे गए और अब 2018 में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भी कुछ ऐसी ही तैयारी की जा रही है। एआईसीसी ने राजस्थान यूनिट से सभी बड़े मंदिरों की जिलेवार जानकारी मांगी है। माना जा रहा है कि उपचुनाव के दौरान भी राहुल इन मंदिरों में दर्शन के लिए जा सकते हैं। राजस्थान में इसी महीने 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसे आने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब कांग्रेस की नज़र राजस्थान के जिन बड़े मंदिरों पर है उनमें चित्तौड़गढ़ के सांवलिया जी, राजसमंद के चारभुजा जी, नाथद्वार में श्रीनाथ जी, अजमेर में पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर, बांसवाड़ा की त्रिपुरारी सुंदरी, करौली में मदन मोहन जी, कैला देवी, सालसार, बालाजी मंदिर, बीकानेर जिले के जंभेश्वर मंदिर, देशनोक का करणी माता मंदिर, अलवर जिले का भर्तृहरि मंदिर और जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर भी शामिल हैं। दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी अपने जन्म के समय से लेकर के आज तक दिग्भ्रमित होकर काम कर रही है, कभी किसी रास्ते पर कभी किसी रास्ते पर, और इन सब का माध्यम एक ही है, कहीं जाति के आधार पर हो, संप्रदाय के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, समाज को बांटो और अपनी राजनीति करो। ये तो पूरी एक सतत प्रक्रिया है। कहीं कोई चुनाव को लेकर और मंदिर में जाना, मुझे नहीं लगता। राहुल गांधी जी हमेशा धर्म के प्रति उनकी आस्था रही है, हमेशा वो मंदिरों में जाते रहे हैं, घर पे भी पूजा करते हैं। मंदिर पॉलिटिक्स का असर कांग्रेस ने गुजरात में देखा है, जहां राहुल गांधी 85 दिन में 27 मंदिर गए और इनके असर वाली 87 में से 47 सीटें जीती। तो अब लगता है कि कांग्रेस को राहुल के मंदिर दर्शन में जीत की गारंटी दिखने लगी है, सो पार्टी मंदिर की शरण में है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी चुनावी साल में जहां भी जनसभा को संबोधित करेंगे उससे पहले मंदिरों में ढोक भी लगाएंगे। चुनावी दर्शन की सियासत को लेकर दोनों ही दलों में जुबानी जंग छिड़ चुकी है। अब देखना ये होगा मंदिर दर्शन की सियासत मरधुरा के मतदाताओं को कितना साथ पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। तो कोई मंदिर मंदिर जाकर कोई राम मंदिर के नाम पर अपने अपने सियासी वोट बैंक को साधेगा। लेकिन आगे बात करते हैं पार्टी विद द डिफरेंस के नाम पर शुरू हुई आम आदमी पार्टी की, जो आज जब राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने निकली तो उसे ना तो विश्वास पर भरोसा हुआ, ना आशुतोष की लॉटरी निकाली उसने। पहली बार में राज्यसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने जा रही आम आदमी पार्टी ने तीनों नामों का ऐलान कर दिया और आपके उम्मीदवार बने संजय सिंह, एनडी गुप्ता और सुशील गुप्ता। राज्यसभा में कौन करेगा आम आदमी पार्टी की नुमाइंदगी? पिछले कई दिनों से ये सवाल दिल्ली के सियासी गलियारों में कौन रहा था। संख्या बल के हिसाब से राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीटें तय मानी जा रही हैं और यही वजह थी कि दावेदार भी कहीं ज्यादा थे। तमाम अटकलों के बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग में अंतिम फैसला हो ही गया। पार्टी ने राज्यसभा के लिए अपने 3 दावेदारों के नामों का ऐलान कर दिया, संजय सिंह, एनडी गुप्ता और सुशील गुप्ता। ये वो नाम है जिन्हें पार्टी राज्यसभा में अपना चेहरा बनाएगी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संगठन को मजबूत करने वाले संजय सिंह को अब एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। पार्टी के मुश्किल दौर में भी संजय सिंह केजरीवाल के साथ खड़े रहे हैं। संजय सिंह के जरिए कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जा रहा है कि पार्टी में काम करने वालों का सम्मान है। दूसरे उम्मीदवार एनडी गुप्ता पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। 68 साल के गुप्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी के वित्तीय खातों का सारा काम गुप्ता ही देखते हैं। तीसरे उम्मीदवार हैं सुशील गुप्ता, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। गुप्ता ने हेल्थ और एजुकेशन दोनों सेक्टर्स में काफी काम किया है। दिल्ली में उनके 10 से ज्यादा चैरिटेबल हॉस्पिटल चल रहे हैं। पार्टी के मुताबिक सुशील गुप्ता मौजूदा समय में 15,000 बच्चों को मुफ्त शिक्षा भी दे रहे हैं। जाहिर है आम आदमी पार्टी ने जो 3 नाम आगे किए हैं उनसे पार्टी के कई बड़े नामों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। 1.5 वर्ष से हमारी पार्टी में पीएसी के अंदर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, हमारे नेता और मेरे मित्र अरविंद भाई के कई निर्णय, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के हों, चाहे आंतरिक भ्रष्टाचार से आंख फेरना हो, चाहे पंजाब में अतिवादियों के प्रति सॉफ्ट रहना हो, चाहे टिकट वितरणों में जो गड़बड़ियां मिली, पारदर्शिता मिली, उसकी शिकायत हो, कार्यकर्ता की उपेक्षा हो, चाहे सैनिक का विषय हो, चाहे जेएनयू का विषय हो, मैंने जो सच बोला आज उसका पुरस्कार दंड स्वरूप मुझे दिया गया, जिसके लिए मैं स्वयं का आभार व्यक्त करता हूं। नए नामों के चयन पर पीएसी की अपनी दलीलें हैं, जबकि विरोधियों के अपने सवाल।
इन सब के बीच केजरीवाल ने अपने स्टाइल में राज्यसभा की जंग के बहाने पार्टी कार्यकर्ताओं को अपना पैगाम जरूर पहुंचा दिया है। पार्टी द्वारा नामों के ऐलान के बाद जिस तरीके के बयान कुमार विश्वास की तरफ से सामने आए हैं, उससे तो ये साफ हो गया है कि कुमार विश्वास और केजरीवाल के बीच के रिश्ते अब पहले से ज़्यादा तल्ख हो गए हैं। और ये भी तय हो गया है कि आने वाले समय में इन तल्ख रिश्तों की वजह से पार्टी को एक बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। अजीत यादव, यदुवंशी के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। आप भी सबकी राह पर चलने के लिए बहरहाल फटाफट अंदाज में क्राइम की कुछ खबरें। सूरत के कामरेज में एक करोड़पति शख्स ने मुंबई की एक बार डांसर की बेरहमी से हत्या कर दी। सूरत का ये युवक इस बार डांसर के प्यार में ऐसा अंधा हो गया कि पहले तो उसने अपनी बीवी को तलाक दे दिया और फिर उस पर करीब 2 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। इसके बावजूद बार डांसर के किसी और से रिश्ते की खबर पाकर आरोपी गुस्से से बौखला गया और लड़की की गला काटकर हत्या कर दी। सड़क पर सरेआम मारपीट की ये तस्वीरें यूपी के मुरादाबाद की हैं, जहां स्थानीय लोगों ने कुछ युवकों की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि ये युवक नशे में धुत थे और बीच सड़क पर उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे, जिससे तंग आकर स्थानीय दुकानदारों ने इन लड़कों की पिटाई कर दी। इस दौरान नशे में धुत युवकों ने पथराव भी किया, जिससे आने जाने वालों को चोटें भी आई। यूपी के बागपत में 3 युवकों को फर्जी आईपीएस बनकर वसूली करना महंगा पड़ गया। ये तीनों फिल्मी स्टाइल में पीएमओ के अधिकारी बनकर शहर के नामी डॉक्टर के अस्पताल में छापेमारी करने पहुंचे थे और फिर मामले को दबाने के एवज में 15 लाख की घूस मांगने लगे, मगर डॉक्टर को शक हो गया और उन्होंने पुलिस बुला ली, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़वा दूल्हा एक कुप्रथा कह लीजिए या फिर दबंगई कह लीजिए, 21वीं सदी में भी जारी है। हुआ है ऐसा, शादी के मंडप में दूल्हे के आंसू निकले, न देखा न सुना, लेकिन बिहार के पटना से आई तस्वीर का सच कुछ यही है। आप भी देखिए। मंडप सजा है, दुल्हन के हाथों में मेहंदी भी रची है और दूल्हे की आंखों से निकल रहे हैं आंसू। दुनिया के कोई ताकत करेगा तो बेकार ही करेगा। पटना जिले के पंडारक में हुई ये शादी इन दिनों खूब सुर्खियों में है। पेशे से इंजीनियर विनोद दोस्त की शादी में पहुंचे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके अरमानों की आह कुछ यूं निकलेगी। बताया जा रहा है कि बोकारो स्टील प्लांट में जूनियर मैनेजर के पद पर काम कर रहे विनोद को मोकामा रेलवे स्टेशन से ही अगवा कर लिया गया और फिर तमंचे की नोक पर उनकी जबरिया शादी भी करवा दी गई। चलेंगे कल हम साथ है तो घरे काहे टेंशन ले रहा, हमरा मार दिया वही जानते हैं। चलो। बिहार के कई इलाकों में पकड़वा विवाह की कहानियां आम हैं, लेकिन विनोद को शायद ये एहसास भी नहीं रहा कि उनकी शादी भी कुछ यूं होगी। घर वालों ने करीब करीब सारे रस्म रिवाज जबरन पूरे करवाए और इसकी वीडियोग्राफी भी करवाई गई। इस जबरिया ब्याह की खबर जब पुलिस को मिली तो दूल्हे को आरोपी सुरेंद्र यादव की कैद से आज़ाद करवा लिया गया। लेकिन सवाल ये है कि जबरन बनाया गया कोई रिश्ता क्या मन के बंधनों को जोड़ सकता है, और अगर नहीं तो फिर ऐसी शादी का मतलब क्या। टीम न्यूज़ नेशन। ये 21वीं सदी का बिहार है। बहरहाल उज्जैन से एक दिलचस्प खबर आई है। यहाँ पर 83 साल पुराने रेल इंजन का बर्थडे मनाया गया है। स्टेशन पर काम करने वाले कुलियों ने बाकायदा गुब्बारे सजाकर और केक काटकर इस इंजन का बर्थडे सेलिब्रेट किया। गुजरे ज़माने में इस इंजन का इस्तेमाल बोगियां ले जाने के लिए किया जाता था। अब इस इंजन से लगाव कह लीजिए या फिर खुशियां मनाने का बहाना, और साथ में सुर्खियां मिली सो अलग।